तो डॉक्टर अश्लेषा, आपने ये कोर्स कहाँ से किया और इसी में रुचि कैसे हुई आपको? मैंने ये कोर्स किया है IMS इन सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है। छत्तीसगढ़ में अपने घर में ही कुछ पेशेंट्स देखे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जो डॉक्टर्स को परामर्श करने के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती थी उन लोगों को कि सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज कराने के लिए उनको बहुत लक्षण इसके सबसे जो सामान्य लक्षण होते हैं वो तो जॉइंट से रिलेटेड होते हैं कि हमारे गंठियों में सूजन आने लगेगा, दर्द होने लगेगा, अकड़न रहने लगेगी, जो सुबह सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा होती है। एक्चुअली जो संधिवात होता है वो हर उम्र में हो सकता है। अच्छा, तो क्या इसका इलाज संभव है? संभव है, बिल्कुल। फिर दवाइयाँ उपलब्ध हैं इसकी? हाँ, इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कि आप कैसे पहचान करती हैं और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? तो संधिवात में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है और किसी भी उम्र में ये स्टार्ट हो सकती है। बच्चों की बीमारियां होती है जुवेनाइल आर्थराइटिस। जुवेनाइल आर्थराइटिस में बच्चों को यूजुअली पैरों के जॉइंट्स में सूजन वगैरह होने लगता है, बुखार आने लगता है, स्किन रैश होने लगता है, आँखों में प्रॉब्लम आने लगता है, जो जान नहीं पाते लोग और उसे पेन हो रहा है बोल के उसका इलाज करते रहते हैं। जब भी हम किसी संधिवात का दवाई शुरू करते हैं, वो दवाइयों को काम करने में भी 1 से 1.5 महीना लगता है। आप कैसे पहचानें कि आपको संधिवात से रिलेटेड कुछ लक्षण है कि नहीं? क्या महसूस हुआ कि इसकी बीमारी बढ़ रही है, इसके रोगी ज़्यादा हो रहे हैं और किन कारणों से हो रहे हैं? ये बीमारियां तो बढ़ रही है, आजकल यंग एज में भी स्टार्ट होने लगी है ये बीमारियां। ओल्ड एज जो वाला पीरियड है वो पहले 60 साल से बाद लोगों को ओल्ड एज बोला जाता था, बट अब 50 ईयर्स में ही सबको ओल्ड एज वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, 45-50 ईयर्स में। साथियों नमस्कार। आज हमारे श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट में डॉक्टर अश्लेषा शुक्ला जी आई हैं। मैं डॉक्टर अश्लेषा शुक्ला का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर अश्लेषा इम्यूनोलॉजी और रोमेटोलॉजी में DM हैं और ये बहुत ही दुर्लभ बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जिसका इलाज भी बड़ा कठिन है। इस रोग को पहचानना भी बहुत जटिल है। ऐसे जटिल विषय पर आपने DM की उपाधि प्राप्त की है और छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ साथ उड़ीसा में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो साथियों, हम जानेंगे कि इस तकलीफ़ें क्या होती हैं। जैसा कि रूमेटोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि ये गठियावात है, संधिवात जिसको कहते हैं, और इम्यूनोलॉजी मतलब रोग प्रतिरक्षा प्रणाली। शरीर की हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जब डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम ही को बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं। इस तरह की बातों की जानकारी हो तो हम सही डॉक्टर के पास सही उपचार ले सकते हैं। तो डॉक्टर अश्लेषा आज बताएंगे कि कैसे तकलीफ़ें होती हैं, इनके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर अश्लेषा, आपने ये कोर्स कहाँ से किया और इसी में रुचि कैसे हुई आपको? मैंने ये कोर्स किया है IMS इन सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, जी। जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ से किया। और रुचि इस विषय में, मैं जब MBBS के बाद इंटर्नशिप कर रही थी तब से ही मुझे रुचि था संधिवात के सब्जेक्ट में। मैंने छत्तीसगढ़ में अपने घर में ही कुछ पेशेंट्स देखे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जो डॉक्टर्स को परामर्श करने के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती थी उन लोगों को कि सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज कराने के लिए उनको बहुत दूर दूर तक जाके इलाज कराना पड़ता था। तब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हमारे स्टेट में रूमेटोलॉजी को लेके बहुत कम अवेयरनेस है जी। और यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं हैं। जी। तो तब से ही मेरे मन में था कि मैं ये सब्जेक्ट करूँगी ताकि यहाँ के पेशेंट्स को ज़्यादा दूर तक के तकलीफ़ ना उठानी पड़े और उनको अच्छा इलाज सही टाइम पे यहाँ मिल जाए, ताकि उनकी बीमारी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि उस टाइम पे इलाज करना भी मुश्किल हो जाए। तो फिर मैंने MD जनरल मेडिसिन में किया, उसके बाद DM सुपर स्पेशलिटी में मुझे यही सब्जेक्ट करना था, तो मैंने उसी की तैयारी की और फिर भगवान की इच्छा से मेरा वो सपना पूरा हो गया। इसका चयन भी काफ़ी कठिन है, इसकी सीटें बहुत कम हाँ, होती हैं। इसकी ऑल ओवर इंडिया लगभग 40-45 सीट है, DM प्लस DNB मिला के। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही और आपने मेहनत की तो ये सीट पा सकीं आप। अच्छा, ये जो संधिवात या गठियावात कहते हैं, पहले के दिनों में गाँव में महिलाओं को, पुरुषों को देखा जाता था कि घुटने टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई। तो इसके लक्षण क्या है और कैसे इससे आप बचाव का सुझाव देंगी?
लक्षण इसके सबसे जो सामान्य लक्षण होते हैं वो तो जॉइंट से रिलेटेड होते हैं कि हमारे गंठियों में सूजन आने लगेगा, दर्द होने लगेगा, अकड़न रहने लगेगी, जो सुबह-सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा होती है। आधे घंटे से ऊपर किस उम्र से ये तकलीफें ज़्यादा एक्चुअली जो संधिवात होता है वो हर उम्र में हो सकता है। अच्छा, इसका जो मेन ओरिजिन होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। जी, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका मेन काम होता है कि वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखे, डिफेंस मैकेनिज्म एक बना के रखता है कि बाहर से आपको कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो बॉडी कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है जी, वो उसे प्रोटेक्ट करके नष्ट कर देता है और आपको 2-3 दिन में वो सिम्पटम्स ख़त्म हो जाते हैं जी, अपने आप। कभी-कभी जी, दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आपका इम्यून सिस्टम वो काम करता है। कहीं आपको चोट लग जाती है तो वो अपने आप हील हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम वो काम करता है। अगर इस इम्यून सिस्टम में किसी भी स्टेप में कुछ भी कुछ भी तकलीफ़ हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाता है इम्यून सिस्टम में, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। उसके कारण बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। जो एंटीबॉडी का काम होता है कि वो बाहर की चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करे, वो बॉडी अपने आप के जॉइंट्स के या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाने लगता है और जी, वो एंटीबॉडी जाके उस जॉइंट को या किसी भी अंग को डैमेज करने लगती है। तो तब इस बीमारियों में यही होता है कि एंटीबॉडी बॉडीज़ में बन के वो हर ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। तो उस जो भी ऑर्गन को वो डैमेज करेगा, उस ऑर्गन के आपको सिम्पटम्स आएँगे। जैसे अगर वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, तो आपको स्किन में चकत्ते आएँगे या कुछ अल्सर होने लगेगा, जी, बार-बार होने लगेगा जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या किसी भी हीलिंग मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। दूसरा मुँह में छाले होने लगेंगे, आँखें लाल पड़ने लगेगी, आँखों में प्रॉब्लम आने लगेगा। वैसे ही जॉइंट में होता है कि जॉइंट में सूजन आने लगती है, अकड़न आने लगती है, दर्द उठने लगता है। तो ये तो हम बाहर से देख सकते हैं ये चीज़ों को कि आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है। बट इस बीमारी में इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, पेट मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब भी और नर्व भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। ओह! तो इन जनरल रूमेटोलॉजी में आपको कुछ भी सिम्पटम्स हो सकता है बट कॉमन सिम्पटम्स जो होते हैं वो बुखार होते हैं जो अ, मतलब जो नॉर्मल बुखार होता है वो तो जैसे सर्दी बुखार 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। जो रूमेटोलॉजी से रिलेटेड बुखार होते हैं वो कंटिन्यूअस आप दवाई लेते रहेंगे बट 1-2 महीना लगातार वो बुखार रहता रहेगा। तो ऐसे बुखार जो सामान्य मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, स्किन रैशेज़ जो सामान्य मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं और उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स की बात किया, ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होना, लंग्स में, हार्ट में, किडनी डैमेज होना, ये सारे जो सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीज़ों के भी सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं। ये टोटल इम्यून सिस्टम के कारण ये सब लक्षण हाँ। प्रकट होते हैं। हुँ। तो हड्डियों के जोड़ों के अलावा क्या हड्डियों में भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, हड्डियों में प्रभाव पड़ता है, जी, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं या हाँ। उसके भी लक्षण हाँ। आने लगते हैं? कुछ बीमारियाँ होती है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो जॉइंट को ज़्यादा डैमेज करता है, इंटरनल ऑर्गन्स कम डैमेज होते हैं उन बीमारियों में। तो उस बीमारियों में अगर बहुत साल तक वो बीमारी का ट्रीटमेंट ना हो, इलाज ना हो, बहुत साल तक वो वैसी ही रहेगी तो पहला तो वो आपके जॉइंट्स को डैमेज करने लगेगी और साथ में बॉडी की सारे जगह की जो हड्डियाँ होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है उसको वो कमज़ोर करने लगता है। तो उससे फिर तो ऑस्टियोपोरोसिस हो क्या जाता इसका है। इलाज संभव है? संभव है बिल्कुल। फिर दवाइयाँ उपलब्ध हैं इसकी? हाँ, इसकी उसके दवाइयाँ बारे में उपलब्ध बताइए हैं। ज़रा जी, जी। कि आप कैसे पहचान करती हैं और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जी, तो संधिवात में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है और किसी भी उम्र में ये स्टार्ट हो सकती है। हम शुरुआत करते हैं बच्चों से, जी, ठीक है? बच्चों की बीमारियाँ होती है जुवेनाइल अर्थराइटिस। जुवेनाइल अर्थराइटिस में बच्चों को यूजुअली पैरों के जॉइंट्स में सूजन वगैरह होने लगता है, बुखार आने लगता है, स्किन रैश होने लगता है, आँखों में प्रॉब्लम आने लगता है, जो जान नहीं पाते लोग और उसे पेन हो रहा है बोल के उसका इलाज करते रहते हैं। अगर वो सही टाइम में रिफ़र हो जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आते हैं। जी। अगर वो काम नहीं करते तो हमें थोड़ा हायर मेडिसिन उनको देना पड़ता है जो इंजेक्शंस होते हैं, जो इसकी बायोलॉजिक्स जाँच इंजेक्शन कैसे की होते हैं। जाती है अश्लेषा? इसकी जाँच होती है कुछ तो ब्लड टेस्ट से होती है,
जिसमें हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं जी। और कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में इनकी जानकारी हमें पकड़ में आ प्राप्त जाती है बीमारी। जी। अच्छा, हाँ। फिर आगे बताइए, फिर हाँ, हाँ, इंजेक्शन। हाँ। तो इंजेक्शंस भी होते हैं कुछ, तो वो इंजेक्शंस आपको 15 दिन में या 1.5 महीने में, 1 महीने में सिम्पटम के हिसाब से, जिस पेशेंट को जो सिम्पटम ज़्यादा सीरियस है, जैसे किसी को जॉइंट का ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम उसे उस लाइन पे ट्रीटमेंट देते हैं। जिसे बुखार, स्किन रैशेज़ या और कुछ तकलीफ़ है, तो उसे इंजेक्शंस वाले मेडिसिन्स जो होती है वो ज़्यादा काम करती है। तो ये है बच्चों के जुवेनाइल अर्थराइटिस के कुछ ट्रीटमेंट। फिर आते हैं ये कितने दिनों में बच्चे का अगर इलाज शुरू करें समय पे, कितने हाँ, दिनों में ठीक हो जाता है? ठीक तो मतलब 3 से 6 महीने में वो अच्छा, कंट्रोल 6 होने महीने के लगता कोर्स है, में हो जाता 3 से 6 महीने में। जब भी हम किसी संधिवात का दवाई शुरू करते हैं, वो दवाइयों को काम करने में भी 1 से 1.5 महीना लगता है, तो उसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली तो नहीं आता, तो उस कोर्स में कुछ दिन उसे पेन का मेडिसिन या स्टेरॉइड का मेडिसिन जी। दिया जाता है। बट कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको बार-बार 1-1 महीने का कोर्स दे के स्टेरॉइड मेडिसिन देते रहते हैं, बट संधिवात की दवाई शुरू नहीं करते। ओह! तो ज़्यादा दिन स्टेरॉइड देने से स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जी। तो संधिवात सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड ही देना है, स्टेरॉइड कुछ दिन के लिए देना है जब तक कि संधिवात की दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। तो जब संधिवात की दवाइयाँ काम करती है तो सिर्फ़ उसको ही देते हैं, बट उसे अचानक से हम लोग कभी बंद नहीं करते। उसका एक कोर्स होता है कि 3 से 6 महीने में जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है और पेशेंट्स को सिम्पटम्स कंट्रोल हो जाते हैं, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगते हैं, तो हम उस दवाई का गैप बढ़ा देते हैं। अच्छा। गैप बढ़ा-बढ़ा के फिर उसे धीरे-धीरे करके बंद किया जाता है। तो उस चीज़ को करने में 1 से 2 साल तो लग ही जाता है, जी। धीरे-धीरे गैप बढ़ा के। दवा बीच में बंद भी नहीं करनी चाहिए, नहीं, नियमित इसका अचानक से तो नहीं बंद करनी चाहिए, वरना उसे शुरू से पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ता ओह! है। तो यही है कि कुछ मतलब हर एक संधिवात का एक अलग डिज़ीज़ कोर्स है। बच्चों का आप बता रही थी, हाँ, हाँ। उसके बाद वयस्कों का कैसे है? हाँ, वयस्कों के लिए होता है जो कॉमन 2 बीमारी है जो 20 से 30-35 साल के एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। जी। एक फीमेल्स में कॉमन है, एक मेल्स में कॉमन जी। है। तो फीमेल्स में जो सबसे कॉमन बीमारी है वो होता है ल्यूपस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE या लूपस उसे हम बोलते हैं। उस बीमारी में बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है, जिसमें हमारे को फ़ीवर के ये सिम्पटम्स SLE आएँगे। महिलाओं को ही होती है? 90% अच्छा। 90% टाइम महिलाओं को ही होता है क्योंकि जी। वो हार्मोन रिलेटेड एक है। जी। और मेन उसके सिम्पटम्स होते हैं बार-बार बुखार आना, स्किन में चकत्ते बनना, धूप पे जाने से वो बढ़ जाता है, स्किन में जो जी। प्रॉब्लम होता है उसे फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। फिर मुँह में बार-बार छाले होना, उसके साथ जॉइंट में सूजन, पेन, ये सारे सिम्पटम्स। और इसमें जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है वो होती है किडनी की प्रॉब्लम, जिसे हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को लूपस नेफ्राइटिस के सिम्पटम्स है तो उन्हें पैर में सूजन आने लगेगा, उनका यूरिन में झाग जैसा बनने लगेगा, क्योंकि किडनी डैमेज हो जाता है, बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो जी। जाके स्किन को डैमेज कर रही है, वो जाके किडनी को डैमेज कर रही है। जब वो किडनी डैमेज हो जाता है तो नॉर्मली किडनी का काम ये है कि वो हमारे बॉडी के बैड प्रोडक्ट्स को बाहर निकाले, बट वो किडनी डैमेज होने के कारण बॉडी के गुड प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने लगता है, जैसे प्रोटीन होता है। जी, जी। तो बॉडी से जब प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो बॉडी फूलने लगती है। और जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं उन पेशेंट्स का तो उसमें प्रोटीन निकला हुआ दिखता है, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जी। तो ये बीमारी है जो यंग एज में ज़्यादा है, मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज में, प्रेगनेंसी के आसपास वाले एज में। तो वो है कि यंग फीमेल्स में ये बीमारी बहुत कॉमन होती है। बट अगर आप ये पेशेंट सही टाइम, अगर इनको स्किन का सिम्पटम आता है तो वो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं। जी। उनको बुखार का सिम्पटम आता है तो वो जनरल डॉक्टर के फिजिशियन के पास जाते हैं। उनको किडनी का सिम्पटम आता है तो वो नेफ्रो वालों के पास जाते हैं। उनको जॉइंट का सिम्पटम आता है तो वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। बट ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये एक सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण हो रही है, जो मैं सामान्य टर्म्स में समझाना चाहती हूँ। जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रहा है, जी। वो एंटीबॉडीज़ जाके सर से पाँव तक हर चीज़ को डैमेज कर रही है। तो ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं चोट लग गई और वो ठीक हो जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। इम्यून में जाना पड़ेगा। हाँ, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने से वो सारे सिम्पटम्स आपके कंट्रोल होंगे। जी। तो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की दवाइयाँ हम देते हैं। तो उसपे टैबलेट्स भी आता है, इंजेक्शंस भी आता है। इनको पहचानने के बाद इम्यून सिस्टम पे ट्रीटमेंट चालू होता है। हाँ, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं इम्यूनोलॉजी रिलेटेड, जो जैसे कि ANA टेस्ट होता है, आपने सुना होगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, रूमेटॉइड फैक्टर, RF
जिसे बोलते जी। हैं, एंटी CCP, HLA-B27, ये थोड़े कॉमन जो टेस्ट होते हैं। एक चीज़ होती है पेशेंट को डायग्नोस करना, वो बहुत सिंपल काम है, बट उसके आगे जो होता है वो ही मेन काम है कि उसे ट्रीट करना, उसे मैनेज करना। क्योंकि अगर वो बीमारी पकड़ में आ गई और अगर आपने उसे स्टार्टिंग में ठीक से मैनेज नहीं किया, पहले 1 साल में या 2 साल में उसे मैनेज नहीं किया, तो वो क्रॉनिक फेज़ में चली जाएगी, जब उसका ट्रीटमेंट वापस उसे पूरी तरीके से सुधारना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दवाइयाँ स्टार्टिंग में काम करती है जब चीज़ें रिवर्सिबल जी, स्टेज में रहती है। जी। अगर वो पूरा डैमेज हो चुकी है, जैसे किडनी की बीमारी मैंने बताया, तो अगर हम स्टार्टिंग में ही उसे ट्रीटमेंट दे देंगे, तो वो उस स्टेज में रुक जाएगी। लेकिन अगर कुछ साल तक के वो वैसा ही सिर्फ स्टेरॉइड खा के आएँगे बहुत सालों तक, तो वो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ हो जाएगा, जब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट लग जाएगी और दवाइयाँ तब काम नहीं करती। तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो इधर दूसरे एक दूसरे अलग-अलग डॉक्टर्स फीमेल के का पास। जैसे आपने बताया, हाँ। मेल में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या हाँ, लक्षण है? यंग एज में जो मेल्स होते हैं उन्हें होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके एक जी, बीमारी, जी। जिसमें HLA-B27 हमारा एक जीन रहता है, वो पॉजिटिव होता है। और ये बीमारी जो होती है थोड़ी हेरिडिटरी होती है। ये यंग मेल्स में स्टार्ट होती है। इसमें भी वैसा ही है कि जी, 70 to 80% मेल्स में होती है, पर 20% फीमेल्स को भी हो सकता जी, है ये बीमारी। जी। तो जो HLA-B27 जीन होता है, ये थोड़ा डिसरेगुलेटेड हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से जॉइंट्स डैमेज होने लगते हैं। बट इस बीमारी में जो सिम्पटम्स होते हैं थोड़े अलग होते हैं। ये स्पाइन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कम एज के जो लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, उन्हें अगर कम एज में बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जैसे इसमें जो बैक पेन होता है, जैसे नॉर्मली लोगों को बैक पेन कब होता है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, जी। भारी काम कर लेते हैं तब। बट इस बीमारी का जो बैक पेन है वो थोड़ा अलग सा होता है। अच्छा। इसमें बहुत देर बैठे रहने में आपको कमर में अकड़न लगने लगेगी या पेन होने लगेगा, बट आप चलेंगे तो आपको फ्री लगेगा। ओह! और रात को नींद में करवट लेते समय बहुत तकलीफ होगी। जितने देर आप आराम करेंगे उस टाइम ये बैक पेन होगा, जब आप एक्टिव रहेंगे तब ये बैक पेन नहीं होगा। ओहो! और सुबह उठने के बाद अकड़न रहती है, तलवों में दर्द होते हैं और हाथ-पैर के जॉइंट्स पे उतना स्वेलिंग, सूजन अच्छा। वगैरह नहीं रहेगा, जी, बट जी। पेन रहेगा। तो ओह! ये सारे सिम्पटम्स जो है ये स्पाइन रिलेटेड जो होते हैं, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होते हैं। और इसमें चांस रहता है कि आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी ये प्रॉब्लम हो। और ये जो बीमारी है ये सोरियासिस करके एक स्किन डिजीज़ होती है, जी। जिसके साथ थोड़ी रिलेटेड रहती है। तो ये एक बीमारी है जो यंग मेल्स में होती है, बट यंग मेल्स में क्या होता है ना कि हम बैक पेन को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ज़्यादा कुछ काम कर लिया इसीलिए शायद बैक पेन हो रहा जी, होगा। जी। बट इसका सिम्पटम जो है थोड़ा अलग-सा है। तो अगर ये बीमारी जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 50-60 इयर्स के हो जाते हैं, तब वो आते हैं। जब उनकी बीमारी पूरी बढ़ जाती है, तो पहले तो उन्हें कम एज में कॉलेज टाइम पे कभी जी। बैक पेन हुआ था, वो हुँ। ध्यान नहीं दिए, बट धीरे-धीरे जब उनका स्पाइन पूरा फ्यूज़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तब वो आते हैं। तो तब ऐसा होता है कि उनके नेक मूवमेंट्स भी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो तब तो हमें गर्दन अकड़ जाती है। हाँ, तब हुँ। हमें ट्रीटमेंट करने में तकलीफ़ होती है। अभी आपने युवाओं के बारे में बताया, लड़कियों को, लड़कों को हो जाती है बीमारी, बच्चों को भी हो जाती है। सामान्य रूप से मध्यम वर्ग के और अधिक उम्र के भी लोगों को ये तकलीफ़ें होती हैं, तो ये इसके क्या लक्षण हैं और कब से शुरू हो सकता है, क्या है? हाँ, जो 35-40 की उम्र से लेके 60-70 की उम्र में भी संधिवात जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जी। जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। उसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया आता है, जोग्रेन सिंड्रोम आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। इस प्रकार के अलग जो होते हैं, ये थोड़ा ओल्ड एज वाले सिम्पटम्स होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो सबसे कॉमन एक संधिवात है, जो सबने सुना ही है, सबको उस बारे में जानकारी है, जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर नाम की एक टेस्ट होती है, पॉजिटिव आ जाती है। उसमें भी वही होता है कि रूमेटॉइड फैक्टर एक एंटीबॉडी होता है जो आपके जॉइंट्स को डैमेज करने लगता है जी, अंदर ही जी। अंदर। तो उसमें हाथ के जॉइंट्स में, कलाई में, उँगलियों में, ये सारे जॉइंट्स में सूजन ज़्यादा रहती है। उसके अलावा बाकी के जॉइंट्स पे भी होता है। ये बीमारी फीमेल्स में जो मेनोपॉज़ के जी। पास वाली एज ग्रुप होती है, उसमें ही ये वाली बीमारी थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है। उसी प्रकार से इस बीमारी में कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनल ऑर्गन जी, इन्वॉल्वमेंट। जी। तो इस बीमारी में कुछ लोगों को लंग्स में ILD करके एक बीमारी होती है,
जो इसी से रिलेटेड रहती है। जी। तो उन्हें सूखा खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स भी कुछ पेशेंट्स को होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जॉइंट सिम्टम्स के अलावा। और अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं रखी स्टार्टिंग में, तो 5 से 6 साल के बाद आपके जॉइंट्स टेढ़े-मेढ़े होने लगते हैं। आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ भी इस बीमारी में होने लगती है। दूसरी बीमारी है जोग्रेन सिंड्रोम। इस बीमारी के बारे में एक्चुअली ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के सिम्पटम्स जो होते हैं बड़े अजीब से सिम्पटम्स होते हैं कि आप उसे समझ ही नहीं पाएँगे। तो इनके जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली साइकियाट्री या सबको लगता है कि इनको पेन हो रहा है लेकिन रीज़न नहीं पता चल रहा है, उस टाइप के पेशेंट्स ये होते हैं। इसमें हमारे बॉडी में जितने भी मॉइस्चर या स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जी। वो सारे डैमेज होने लगते हैं। पसीना जिससे निकलता है। हाँ, मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बॉडी के। तो उसमें आता है आपके आईज़ में जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो आपके आँख में आँसू कम बनेंगे, तो आँख ड्राई होने लगेगी। तो आपकी आँख बार-बार ड्राई होगी तो आपको गड़ने लगेगा, आँख सूखा लगने लगेगा तो जलन होने लगेगी। उस कारण से अगर वो बहुत टाइम तक के वैसा ही रह गया तो आपके कॉर्निया में डैमेज होने लगेगा और विज़न में डिफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये वाले पे उसके अलावा जो हमारा माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो थूक प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले ग्लैंड्स, तो वो भी डैमेज होने लगेंगे तो आपको मुँह सूखने लगेगा। तो ये सारे सिम्पटम्स के कारण क्या होगा ना, बार-बार डेंटल कैरीज़, डेंटल इश्यूज़ आने लगेंगे। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं, इनके सिम्पटम्स बहुत ही वेग है जो कोई समझ नहीं पाता। तो ये पेशेंट्स मोस्टली आँख के डॉक्टर के पास जाएँगे अपनी ड्राई आई के कंप्लेंट के लिए, या तो डेंटिस्ट के पास जाएँगे क्योंकि उनको बार-बार डेंटल कैरीज़ हो रहा है। बट ये बीमारी के लक्षण कोई पकड़ नहीं पाता। वही एक मेरी जिज्ञासा थी। हाँ। और जैसा कि सामान्य रूप से देखा जाता है कि गठिया में मतलब घुटनों में दर्द हुआ, जोड़ में दर्द हुआ, हाँ। लोग हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जी। दांत में कोई तकलीफ हो रही है, सब बता रही हैं, तो उसको दिखा दिया, आँख के लिए आँख वाले को दिखा दिया। पर ये जो इसका जो मूल कारण है, हाँ। इसको जानने के लिए वही आपकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे समझें कि वो मुख्य जड़ पे जाकर के इसका इलाज करना है। सिंपल सी चीज़ जो मैं सबको बताती हूँ हमेशा रूमेटोलॉजी से रिलेटेड, संधिवात से रिलेटेड, कि आप कैसे पहचानें कि आपको संधिवात से जी। रिलेटेड कुछ लक्षण है कि नहीं। अगर आपको कोई एक सिम्पटम है, जैसे समझिए बुखार है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो संधिवात से रिलेटेड हो। अगर आपको बुखार और खांसी है, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि संधिवात से रिलेटेड हो सकता है वो कोई माइनर इन्फेक्शन होगा। बट अगर आपको 3-4 अलग-अलग जगह के सिम्पटम्स हैं, जैसे एक बुखार हो गया, एक खांसी आना हो गया, एक किडनी में प्रोटीन जाना हो गया या किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तीसरा खांसी में ब्लड निकलने लगा या जी। सांस लेने में तकलीफ, चौथा स्किन का कुछ प्रॉब्लम, जॉइंट का कुछ प्रॉब्लम, ऐसे करके जब आपको मल्टी सिस्टम सिम्पटम्स आने लगते हैं, अलग-अलग जगह के एक-एक सिम्पटम्स आने लगते हैं, 3 से ज़्यादा ऑर्गन के सिम्पटम्स आने लगता है, तो वो सारे लक्षण जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजी रिलेटेड होते हैं। आप फिर उस तरह की पहचान करके उसका इलाज करती हैं। हाँ। अच्छा, डॉक्टर अश्लेषा, एक बताएं कि आप तो छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दे रही हैं और उड़ीसा भी जाती हैं, जी। उड़ीसा में भी दे रही हैं। दोनों प्रांतों में आपकी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा क्या महसूस हुआ कि इसकी बीमारी बढ़ रही है, इसके रोगी ज़्यादा हो रहे हैं, और किन कारणों से हो रहे हैं? कौन सी हाँ। जीवन शैली जिसके कारण ये प्रभाव डाल रहा है? हाँ, मेन तो हाँ, ये बीमारियाँ तो बढ़ रही है, आजकल यंग एज में भी स्टार्ट होने लगी है ये बीमारियाँ। एक जो है हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, जो मेनोपॉज़ लोगों को आजकल अर्ली मेनोपॉज़ आ रहा है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से, क्योंकि डाइट, एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ जो है वो उसे हैम्पर कर रही है। जी। और हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण ओल्ड एज जो वाला पीरियड है वो पहले 60 साल से बाद लोगों को ओल्ड एज बोला जाता था, बट अब 50 इयर्स में ही सबको ओल्ड एज वाले सिम्पटम्स आने लगते हैं, 45-50 इयर्स में। तो उस एज ग्रुप में फाइब्रोमाइल्जिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बहुत जल्दी भी होने लगी है लोगों को। इससे ये वही है कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है कि हम एक्टिव नहीं रहते ज़्यादा, वर्कआउट नहीं करते। मतलब आप जब आपका जॉइंट ख़राब हो चुका है, उस स्थिति में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं और देगा। नुकसान करेगा। हाँ, तो आपको वर्कआउट अर्ली एज में ही स्टार्ट करना है, एटलीस्ट 30 इयर्स से। शारीरिक गतिविधि अपनी बढ़ाना चाहिए हर हाँ, व्यक्ति को। मतलब जब आप यंग हैं तभी आपको जी। उस चीज़ के लिए मतलब कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप उस एज में जाके रिग्रेट ना करें। जी, जी। क्योंकि जब जॉइंट डैमेज हो चुका है तो आप उस पे जितना प्रेशर डालेंगे वो उतना जल्दी डैमेज होगा। तो जब आपके जॉइंट्स अच्छे हैं तभी आपको अपने मसल्स
लिगामेंट्स, टेंडन्स जो होते हैं जॉइंट्स के आसपास की जो चीज़ें जी, होती है, जी। बोन होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अरे एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जी। अगर उसको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो क्या उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए? हाँ, जो आर्थराइटिस में एक्सरसाइजेज़ हम बोलते हैं, वो एक्सरसाइजेज़ जो होती है, वो जॉइंट पे प्रेशर डालने वाली एक्सरसाइज़ जी। नहीं होती है। वो होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज़, तो जिसमें जो जॉइंट के आसपास की चीज़ें हैं, जैसे मांसपेशी है, लिगामेंट्स है, टेंडन है, उनको स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज़ होती है, जो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज़ होती है। एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज़ होती है, जी। बट उस एज में फिर हम नॉन वेट बेयरिंग वैसा मसल करने से स्ट्रेंथनिंग, सुधार हो जाता है। हाँ, वो सिम्पटम्स उनके कंट्रोल होते हैं। तो जब आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उस जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो पेन नहीं होगा आपको। जी। तो हमें जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वैसी एक्सरसाइज़ेज़ हम उन्हें एडवाइस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में आप खान-पान में क्या सलाह देती मरीजों को? कैसे एक व्यक्ति हाँ, का ये बहुत सामान्य प्रतिरक्षा क्वेश्चन है जो प्रणाली सारे अच्छी रहे? हाँ, पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें खाने में क्या परहेज़ करना जी, चाहिए। जी। पहली बात तो ये जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड वाली डाइट्स होती है आजकल, जो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड फ्लोर्स, मैदा वगैरह जी, यूज़ किया जी, हुआ जी। डाइट, ये सारी चीज़ें ही हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिसबैलेंस करती है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन करती है, इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम कर देती है, जिससे लोगों को आजकल डायबिटीज़ भी हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। ये सारी जो चीज़ें कहीं न कहीं से मिल-जुल के ये जॉइंट्स पे इम्पैक्ट करती हैं। जब आपका तो वेट शुगर के बढ़ेगा, मरीज को भी इसमें तकलीफ हो हाँ, सकती है? शुगर, थायरॉइड के पेशेंट्स में ये तकलीफ़ें होती है। एक बार अगर आपका मोटापा बढ़ गया तो वो बहुत सारी बीमारियाँ आपके लिए लेके आता है, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी। आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपको घुटनों में प्रेशर पड़ेगा तो घुटनों में पेन भी होने लगेगा। तो जल्दी ही खान-पान की बात जैसा आप कह रही थी कि ये सब हुँ, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हुँ, मैदा है, तमाम पैकेट के खाने हैं, हुँ, तो ये सस्ता मिल रहा है लोगों को, सामान्य रूप से उपलब्ध हो रहा है बाज़ार में, हुँ। तो इससे कैसे बचें? कैसे व्यक्ति का भोजन आहार होना चाहिए? वो कैसे किन तरह के भोजन को ग्रहण करें, बताना चाहेंगे? हाँ, एक लिटरेचर में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। जो स्टैंडर्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होता है, वो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जी, जी। तो एक मेडिटेरेनियन डाइट होता है जो ऑलिव ऑयल, फैटी एसिड, मतलब एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे रिच होता है। बट हम इंडियन कंटेक्स्ट में तो मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो कर नहीं सकते। बट हमारे इंडियन किचन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस में, आप हर दिन आप उसका इस्तेमाल कीजिए, तो आप ये सारी बीमारियों से बचेंगे और जी। आपके जॉइंट्स के सिम्पटम्स थोड़े बहुत रिलीफ होंगे। तो उसमें आता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जैसे मस्टर्ड ऑयल, जी। कोल्ड प्रेस्ड वाले, जी, जी। वो सारे यूज़ करना, रिफाइंड ऑयल्स यूज़ नहीं करना, ये एक होता है। इतना तो दूसरा, घर में कर सकता है कोई हाँ, भी, इतना हाँ। तो आप मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड जी। ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा, सरसों का तेल जो है, जी, बहुत लाभकारी है? हाँ, दूसरा होता है ऑलिव ऑयल, वो तो हम यूज़ नहीं करते, बट सरसों का तेल उसके बदले यूज़ जी, कर जी। सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। दूसरे होते हैं स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी, लहसुन, जिंजर, ये सारी जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जी, तो ये जी। इन्फ्लेमेशन बढ़ाता नहीं है बॉडी का। जो कच्चे मसाले होते हैं वो हमारे इंडियन किचन में तो यूज़ होते ही है डेली बेसिस में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के लिए जो भोजन है, वो हाँ, जितने रिफाइंड है वो सब हाँ, है कारण। रिफाइंड चीज़ों से बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अच्छा, तो अच्छा। हमें ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा, एक जो सामान्य रूप से आज हर आदमी के जीवन में है, जो 24/7 उसका वर्किंग आवर्स है, हुँ, तो तनाव और दबाव जो है उसके जी। कारण भी क्या ये तकलीफ़ें हाँ, होती है? हाँ, बिल्कुल। आप अगर पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली किसी एक काम में फँसे रहेंगे, तो आपका पूरा माइंड, बॉडी, हर चीज़ उसमें फ़िक्स्ड रहेगा, तो जी। वो बाकी की चीज़ों में, रिपेयर होने में कब ध्यान देगा? तो एक एडिक्वेट, मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल भी ज़रूरी है कि आपका स्लीप सही होना चाहिए, आपका डाइट सही होना चाहिए, आपको वर्कआउट भी करना है और आपको काम भी करना है। आपके ऊपर मरीजों को देखने का बहुत दबाव रहता है। हाँ, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसा करती हैं? अ अपनी दिनचर्या कुछ बताएँगी ताकि जी, हमारे दर्शकों को हाँ, लाभ हो? मैं मतलब, हाँ, मैं तो एक्टिविटी करना, मतलब वर्कआउट तो मैं करती हूँ, कार्डियो वर्कआउट करती हूँ और थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग वाला वर्कआउट भी जी, मैं करती हूँ मॉर्निंग आवर्स में। उसके अलावा मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो क्रिया योग होता है, जी। तो मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं क्रिया योग का एक होता है, वो भी मैं करती हूँ, ताकि एक मेंटल मुझे स्टेबिलिटी रहे। जी। दूसरा, फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं वर्कआउट करती हूँ।
ये 2 वर्कआउट मेरे बहुत इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। उसके अलावा एक बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल, मैं तो ख़ैर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा थोड़ा लाइफ़स्टाइल मतलब डाइट भी बहुत बैलेंस्ड है कि दिन में 2 या 3 बार ही खाना है, फ़िक्स डाइट है। जी। और उसके अलावा बस मैं पेशेंट्स को भी यही सलाह देती हूँ। तनाव और दबाव से निपटने के लिए क्या करती हैं आप? बस ये ध्यान आपका बहुत हाँ, ताकत मेडिटेशन ही एक है जो जी, हाँ, शक्ति देता है आपको। जी। आस्था रखती हैं ईश्वर पे आप। हाँ, बिल्कुल, मैं पुरी धाम के पास से ही आई हूँ, श्री जगन्नाथ प्रभु के उसमें ही मैंने अपना पढ़ाई सब किया जी, है, जी। उनकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो जी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। अच्छा, ये अश्लेषा एक चीज़ और है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपने बनाए रखने के लिए खान-पान पर आपने बहुत ज़्यादा असर बताया उसका। अब एक व्यक्ति जैसे पीड़ित हो गया, हुँ, उसने इलाज में लापरवाही कर दी या कहीं सही इलाज उसको नहीं मिल पाया, हुँ। 8-10 साल ऐसे बीत गए, तो क्या उसके जीवन में वापस सामान्य हो सकता है वो? क्या लगता है? वो डिपेंड करता है, अगर उनके जॉइंट्स या जो भी ऑर्गन कितने परसेंट डैमेज हो चुके हैं, वो चीज़ उस पे डिपेंड करता अच्छा। है। तो वो कुछ टेस्ट वगैरह से हमें पता चल जाएगा कि उनको कितना डैमेज हो चुका है, जो रिवर्स नहीं हो सकती चीज़ें। किसी ऐसे मरीज की कोई घटना अ, याद है आपको, बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो बहुत से हर दिन ही ऐसे मरीज कोई एक आते आध हैं ऐसा जो बताएँ जिसको आपने। इधर-उधर भटक चुके रहते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं। तो मेरी एक पेशेंट है जो 28 साल की एक महिला है, जी, उनका एक बच्चा भी है, 1 डेढ़ वर्ष का। जी। तो वो जब प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में थी, तो 5वें या 6वें महीने में ही उनको सिम्पटम्स शुरू हुए थे, जैसे बुखार आना, मुँह में छाले होना, स्किन ओह! में रैश होना और हीमोग्लोबिन अपने आप कम हो जाना। तो उन्हें ब्लड दिया गया, बुखार का ट्रीटमेंट दिया गया प्रेगनेंसी के दौरान ही। तब उनका एएनए टेस्ट हुआ था, जिसमें उन्हें लूपस करके, जो हमने डिस्कस किया कि जी। किशोर अवस्था में फीमेल्स को वो बीमारी होता है। तो उन्हें वो डायग्नोसिस तो हो गया। प्रेगनेंसी पीरियड में ही उसको? जी, बिल्कुल, प्रेगनेंसी में भी होता है कुछ लोगों को। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें पता चला जी, कि उन्हें लूपस करके बीमारी है। तब वो फ़िज़िशियन को दिखा रही थी, तो तब उन्हें स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट्स दिया गया, जो स्टेरॉइड प्रेगनेंसी के बाद बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो लूपस की मेन मेडिसिन्स होती है, वो मेडिसिन्स उन्हें नहीं दी गई, उन्हें जी। सिर्फ स्टेरॉइड्स दे दिया, जिससे उनके सिम्पटम्स थोड़े रिलीफ़ हो गए। फिर उनका एक हेल्दी बेबी हो गया भगवान की कृपा से। बट उसके प्रेगनेंसी के बाद जब उनका बेबी डिलीवर हो गया, उसके 2-3 महीने बाद उन्हें किडनी का सिम्पटम आने लगा। ओह! जो मैंने बताया कि लूपस नेफ्राइटिस करके किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो उनके बॉडी से प्रोटीन जाने लगा, तो उनका बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आने लगा। तब उन्होंने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया। बट फिर वही बात है कि जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो रूमेटोलॉजी का ट्रीटमेंट कर देते हैं, कुछ मतलब माइनर ट्रीटमेंट, बट बहुत सी मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उन्हें 2-3 महीने कुछ मेडिसिन्स दिया गया, जिससे उनके सिम्पटम्स कंट्रोल हो गए। और उसके बाद पेशेंट को काउंसलिंग भी नहीं किया गया कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग रहेगी या इसे अभी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ भी काउंसलिंग नहीं किया गया। तो वो 1 साल बाद वो मेरे पास आए, जब उनका किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया। जब मेरे पास आए, ऑलरेडी पीछे इतना दिन से उनको डैमेज जो हो रखा था, वो एक उस बीमारी में जुड़ा हुआ था। जब मेरे पास आए, तो मैंने उनको समझाया कि आपकी ये बीमारी है, जिसको स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था, जो नहीं हो पाया है, बट अभी हमारे हाथ में जितनी चीज़ें हैं, हमें वो असेस करके आपका ट्रीटमेंट करना है। तो हमने वही किया। उन्हें किडनी का प्रॉब्लम था, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, बॉडी से प्रोटीन जा रहा था, तो बॉडी में प्रोटीन का इंजेक्शंस भी देना पड़ा, उसके साथ एसएलई का ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ। उस बीच में क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, पिछले 1 साल से वो स्टेरॉइड्स खा रही थी क्योंकि, तो स्टेरॉइड्स के अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके कारण उन्हें वायरल इन्फेक्शंस हो गए थे बॉडी में, जिसका ट्रीटमेंट एंटीवायरल से ही, हेपेटाइटिस करके इन्फेक्शन होता है, तो उन्हें वो इन्फेक्शन भी हो गया। अब मुझे उनको ट्रीटमेंट करने पे बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी उन्हें देना पड़ा। जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, तो साथ में एसएलई का ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। तो उसका ट्रीटमेंट और मतलब एक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट और एसएलई का ट्रीटमेंट दोनों एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक में हम इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरा इम्यूनिटी लो होने के कारण ही हो रहा है। तो ऐसे करके उन्हें 2-3 डायलिसिस भी लगे उस पीरियड में, जबकि वो 28 साल की पेशेंट है, उन्हें डायलिसिस लगना मतलब बहुत बड़ी बात है आम पब्लिक के लिए।
तो वही है कि उसका ट्रीटमेंट मेरे लिए मुझे उनको वापस उस स्टेज पे लाना कि वो नॉर्मल लाइफ जी पाए बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि पहले उनको ट्रीटमेंट डिले हो गया और उन्हें काउंसलिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत होप्स के साथ आते जी, हैं। जी। तो फिर अभी वो पेशेंट ठीक है, तो अभी सुधार है उसको। हाँ, अभी वो अच्छा, दवाइयाँ ले रही है, तो एक ठीक है। गर्भवती महिला को अगर ये तकलीफ जैसे हुई, हाँ। तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, पड़ता है बच्चों पर भी प्रभाव। तो जैसे जो बच्चा भी उसका हुआ है, हाँ। क्या वो भी इससे? नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो हेरिडिटरी होती है, जैसे मैंने बताया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को होने का चांस रहेगा उस एज में पहुँचने के बाद। दूसरा होता है जैसे ये एसएलई बताया मैंने, तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपका डिज़ीज़ बढ़ा हुआ है, उस स्टेज में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएँगे जो बच्चों पे इफ़ेक्ट करेगा। जैसे अभी प्रेगनेंसी जैसे इसका आपने बताया कि बीच में उसको पता लगा, हाँ। 6 महीने का बच्चा हो गया था। हाँ, तो अब जो बच्चा हुआ है, हाँ। उसको ऐसा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अभी तो नहीं नहीं पड़ेगा, है। हो मतलब उनका तो मेल चाइल्ड है। सावधानी रखना पड़ेगा। हाँ, अगर फीमेल मतलब ये वाली जो बीमारियाँ होती है फीमेल टू जी। फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। जी। तो अगर किसी को एसएलई का बीमारी है तो हो सकता है उसकी डॉटर को इन फ्यूचर होने का चांस रह सकता है, बट उस एज में पहुँचने के बाद। जी, जी। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जो दोनों बहनें रहती हैं, दोनों को एसएलई रहता है। एक को बहुत सीरियस रहता है किडनी का प्रॉब्लम, एक को सिर्फ स्किन का या जॉइंट का प्रॉब्लम रहता है। तो हर किसी को अलग-अलग सिम्पटम्स आते हैं। बट हाँ, फैमिली में होता है ये बीमारी कॉमन। ये एसएलई का क्या लक्षण है? एसएलई का कैसे इलाज करती है? एसएलई का इलाज भी वही है कि आपको जो सिम्पटम है उस हिसाब से हम उस सिम्पटम को कंट्रोल करते हैं जी, जी। दवाइयों से, उस मतलब इम्यूनोलॉजी की जो दवाइयाँ आती है उससे। जैसे कुछ लोगों को माइनर सिम्पटम्स होते हैं, जैसे मुंह में छाले होना, स्किन में रैश होना, बाल झड़ना या फीवर आना और जॉइंट में पेन होना, जी, स्वेलिंग जी, होना। जी। तो उसका इलाज तो टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है। बट जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, तो किडनी के प्रॉब्लम के लिए भी कुछ टैबलेट्स आती है, बट इंजेक्शन उस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और वही है कि आपको अगर इंटरनल ऑर्गन्स का प्रॉब्लम है तो हमें इंजेक्शन से उसे कंट्रोल करना पड़ता है, और अगर माइनर प्रॉब्लम है तो वो टैबलेट से ही कंट्रोल हो जी, जाता जी, है। जी। बट ये कोई भी बीमारी आप देख लीजिए, ऐसी नहीं है कि आप 1 महीना मेडिसिन खाएँगे, 3 महीना खाएँगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये जैसे शुगर की बीमारी होती है, बीपी की बीमारी होती है, थायरॉइड की बीमारी होती है कि आपको लाइफ लॉन्ग उसे कंट्रोल करके रखना पड़ता जी, है। जी। तो वैसे ही संधिवात की बीमारी होती है, उसे हमें लाइफ लॉन्ग कंट्रोल करके रखना पड़ता है ताकि वो आपके बॉडी को और डैमेज ना करे। संधिवात में खाने के लिए हमारे प्राचीन परंपरा में कहा गया कि ये नहीं खाना, उड़द नहीं खाना, दही नहीं खाना। कुछ बातें जो कही कि क्या एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा में भी ऐसे कुछ प्रतिबंध हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ प्रतिबंध तो नहीं है, बस वही है कि प्रोसेस्ड फूड्स जो है उससे वो बचना इसको है। बढ़ाता है, जी। पेन वगैरह को, पेन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इसलिए वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में जो एंटीऑक्सीडेंट जी। रिलेटेड वो सारी डाइट हम प्रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को बताना। तो आज इस बात की हमको बहुत खुशी है कि आप जैसे डॉक्टरों के माध्यम से गठियावात ठीक हो सकता है। आप कह सकती हैं कि पूरा गठियावात ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल, मतलब वही है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कुछ बीमारी जो बहुत सीरियस होती है, उनमें प्रोग्नोसिस थोड़ा ख़राब जी, होता है, जी। जिसमें किडनी या लंग्स एक साथ जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता जी, है जी। तब। बट जो बाकी 90% बीमारियाँ होती हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और वो उसे हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ़ 6 महीना, 1 साल की दवाइयों से असर हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 3-4 साल दवाइयाँ खाते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ़ लॉन्ग खाते हैं। अच्छा, असली साहब, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या नए कुछ आविष्कार हो रहे हैं इस दिशा में? हाँ, आजकल तो टारगेटेड मेडिसिन्स भी उपलब्ध है, जी। मतलब जहाँ मैंने जैसे बताया कि इम्यूनोलॉजी में जिस भी स्टेप में आपको डिफ़ेक्ट है, उस डिफ़ेक्ट के लिए भी मेडिसिन्स अभी तो मतलब वही है, स्टडीज़ में है, बहुत सारे जगह तो वैसे आप अपने टारगेटेड इलाज के दौरान ऐसे विश्व के डॉक्टरों से ऑनलाइन सेवाएँ लेती हैं क्या? हाँ, हमारा तो इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन है। जी। इंडिया में वैसे भी बहुत कम रूमेटोलॉजिस्ट हैं, जो प्रॉपर पूरा रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। जी। तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सारे जो रूमेटोलॉजी के एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए अच्छा। हैं। तो जब भी कुछ नया मेडिसिन लॉन्च होता है या कुछ नया स्टडी आता है, तो वो सब मतलब अवेलेबल रहता है। वो हम उसकी और जानकारी जैसे मतलब कि रहती है। आजकल कहा जा रहा है चिकित्सा क्षेत्र में एआई का काफ़ी दखल हो रहा है। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एआई से आप सपोर्ट लेती हैं या एआई आपके लिए चैलेंज है?
चैलेंज तो नहीं, सपोर्ट हाँ, कुछ हद तक। जैसे आजकल रूमेटोलॉजी में हम टूल्स इन्वेंट कर रहे हैं जो हमें उनका डिज़ीज़ एक्टिविटी बता सके। जी, जैसे जी। कैलकुलेशन के जैसा एक टूल रहता है जिसमें हम कुछ एंट्रीज़ कर देते हैं, जैसे कुछ ब्लड जी। टेस्ट एंटर कर दिया, पेशेंट के सिम्पटम्स, उनको कौन-सी जॉइंट में तकलीफ़ है, उस टाइप से। तो वो एक आपको बता देगा कि पेशेंट को माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट है या जी। सीवियर है। तो दवाइयाँ भी उसी हिसाब से फिर हम टाइट्रेट करके दे सकते हैं। और दवाइयाँ किस हद तक काम कर रही है वो भी हम फ़ॉलो-अप में पता कर सकते हैं उस कैलकुलेशन से कि हाँ, ये दवाइयों से माइल्ड इफ़ेक्ट आया है, मॉडरेट आया है, सीवियर जो भी है। जी। तो अगर नहीं इफ़ेक्ट आ रहा है तो हम फिर दवाई चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर अश्लेषा, ये जो इम्यूनोलॉजी है, रूमेटोलॉजी है, इस बारे में वंशानुगत भी प्रभाव पड़ता है इसका, जेनेटिक? जी, बिल्कुल। जी। जैसे मैंने बताया कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके जो बीमारी होती है, वो 70 टू 80% हेरिडिटरी होता है। अच्छा। अगर किसी पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्पटम्स है और HLA-B27 करके एक जेनेटिक टेस्ट होता है, जी। ब्लड टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, जैसे भाई-बहन, मदर-फादर, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, ये सारे फैमिली मेंबर्स में भी वो बीमारी होने का चांस रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो सिम्पटम आए, बट वो टेस्ट पॉजिटिव है तो फैमिली में भी हो सकता है कि एक उस जिस एज ग्रुप में वो सिम्पटम स्टार्ट होते हैं, जैसे 20 टू 45 ईयर्स में वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो हो सकता है उन्हें भी वो सारे सिम्पटम्स हो। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो भाइयों को सबको सेम बीमारी रहती है, एक ही फैमिली में। अच्छा, आप जो जांच करती हैं हाँ। वो जांच क्या छत्तीसगढ़ में या रायपुर में सारी जांच की सुविधा उपलब्ध है कि जी। बाहर कराना पड़ती है जांच? नहीं, रायपुर में बहुत सारे सारी जो रिपोर्ट आ जाती है? स्टैंडर्ड लैब्स जी, हैं, वो वाह। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। कुछ-कुछ जगह में मरीज को भटकना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं भटकता तो नहीं पड़ता। वही मैं बोल रही हूँ कि हम्म। डायग्नोसिस बनाना ईज़ी है, उसके बाद उसका इलाज करना मुश्किल है। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आज, और छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों को आपकी बातों से बहुत लाभ होगा। आपसे मिलेंगे लोग, आप जैसे डॉक्टरों से उम्मीद की किरणें दिखाई देती हैं। जाते-जाते अपने हमारे स्टूडियो में दर्शकों को आप कुछ कहें, संदेश दें? मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से इंटरैक्ट कर सकूँ, आपके माध्यम से मैं जी। लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ। मेरा तो मेन मकसद एम तो यही है कि रूमेटोलॉजी का अवेयरनेस क्रिएट करना है, जी। जो अभी लोगों तक मेरी बात पहुँचानी है, वो आपकी मदद से मैंने कर दिया आज। ज़रूर, ज़रूर। तो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगी कि रूमेटोलॉजी के सिम्पटम्स, क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं जो कोई एक आप समझ नहीं पाएँगे। जी। तो वही कहना है मेरा कि अगर आपको मल्टीपल सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे कि फ़ीवर आ रहा है, जॉइंट पेन आ रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ किडनी, लंग्स, हार्ट, कोई भी 3 से ज़्यादा सिम्पटम्स अगर आपको हो रहा है और अगर वो 1 से 1.5 महीने के ऊपर रह रहा है, तो आप ज़रूर एक संधिवात विशेषज्ञ से परामर्श करिए। और जाँच उसकी कराना बहुत ज़रूरी है। जी, जाँच कौन-सी जाँच? जाँच का नाम क्या है? जाँच तो बहुत सारी अच्छा। होती है, तो जो सिम्पटम से रिलेटेड जाँच होती है, वो सिम्पटम्स देखने के ज़रूर बाद ही कराएँ। बता सकते हैं। बट कॉमन सिम्पटम्स यही होते हैं। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि डॉक्टर अश्लेषा की बातचीत आपको ज़रूर अ, लाभ पहुँचाएगी। सुझाव से अवगत कराइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका फिर से धन्यवाद।